नमस्कार दोस्तों। VN स्टडी क्लासेस में आप लोगों को स्वागत स्वागत है। आज हम सेट नंबर 3 लेकर आए हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है मेन कून, रागडोल और सोमाली किसकी नस्लें हैं। यानी मेन कून, रागडोल और सोमाली किसकी प्रजाति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। बिल्ली का जो नस्ल है वो मेन कून है, रागडोल है और सोमाली है। आइए इसमें कुछ बात कर लेते हैं। कुत्ता की नस्ल कौन कौन है। तो कुत्ता का नस्ल हो जाएगा परिहार, एक तो होता है परिहार, एक होता है पोमेलियन और एक होता है ब्लैक डॉग। ऐसे तो बहुत सारे इसके प्रजाति होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यही पूछता है ब्लैक डॉग, पोमेलियन और परिहार। और देखिए हाथी का नस्ल, हाथी की कौन कौन सी नस्ल होती है। तो हाथी का होता है एलिपॉस, लेक्सोडोंटा। कौन सी? लेक्सोडोंटा। ये हाथी की प्रजाति हो गई। कुत्ता का प्रजाति कौन कौन है? परिहार, पोमेलियन, ब्लैक डॉग। और हाथी का प्रजाति हो गया एलिपॉस, लेक्सोडोंटा। और बिल्ली का हो गया मेन कून, रागडोल और सोमाली। तो हाथी का मैंने बता दिया और कुत्ता का भी मैंने बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। कौन से संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रेवोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी डिप्सोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेवोमीटर। ग्रेवोमीटर के द्वारा तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है। और देखिए हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। और ग्रेवोमीटर के द्वारा जो है वो जल पर पड़े तेल या विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है। विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेवोमीटर, जो कि तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है गैसोलीन का पर्याय क्या है। ऑप्शन नंबर ए डीजल, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी कच्चा तेल। ये ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल। पेट्रोल के द्वारा जो है पेट्रोल की गुणवत्ता जो मापा जाता है वो ऑक्टेन नंबर द्वारा मापा जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता किसके द्वारा मापा जाता है। तो ऑक्टेन नंबर द्वारा मापा जाता है। और डीजल की गुणवत्ता जो है वो डीजल की गुणवत्ता C10 नंबर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? C10 नंबर द्वारा मापा जाता है। और प्राकृतिक गैस जो है वो CH4 होता है। CH4 यानी मीथेन और इथेन। मीथेन और इथेन इसमें सर्वाधिक मात्रा में होता है, मीथेन और इथेन। और कच्चा तेल क्या है। तो यह पेट्रोलियम है। कच्चा तेल क्या है? पेट्रोलियम है। और इसी के प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम जो है वो प्रभाजी आसवन से हमें क्या प्राप्त होता है। तो पेट्रोल प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। गैसोलीन का पर्याय क्या है। तो पेट्रोल, यानी गैसोलीन जो है वो पेट्रोल का घटक होता है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लार की प्रकृति कैसी होती है।
तो लार की प्रकृति जो है वो अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर बी। लार की प्रकृति कैसे होता है? तो अम्लीय होता है। इसका पीएच मान जो होता है, लार का पीएच मान जो होता है वो 6.8 होता है। और लार में जो है, लार लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम, जो किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन जो है वो स्टार्च का पाचन करता है। ये लार जो है हल्का सा अम्लीय भी होता है। लार क्या होता है? हल्का सा अम्लीय होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए कंडरा का, ऑप्शन नंबर बी अस्थि, ऑप्शन नंबर सी उपास्थि, ऑप्शन नंबर सी डी स्नायु का। तो बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग जो बना होता है वह बना होता है उपास्थि का। ऑप्शन नंबर सी उपास्थि यानी कार्टिलेज का। अगर कहेगा कि लचीला अस्थि, लचीला अस्थि कौन सा है? तो लचीला अस्थि हो जाएगा आपका, लचीला अस्थि उपास्थि हो जाएगा यानी कार्टिलेज। और अगर पूछ दे कि बोन प्लस बोन, बोन प्लस बोन यानी अस्थि प्लस अस्थि क्या होता है? तो यह लिगामेंट होता है। लिगामेंट होता है यानी लिगामेंट का मतलब हुआ स्नायु होता है। बोन प्लस बोन लिगामेंट होता है। और मसल्स प्लस बोन यानी मांसपेशी प्लस अस्थि ये होता है टेंडन। टेंडन यानी कंडरा। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो टेंडन कहा जाता है। और बोन प्लस बोन को लिगामेंट कहा जाता है। तो इसका बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग जो बना होता है वो उपास्थि का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की होती है। तो देखिए तंत्रिका कोशिका जो होती है वो लंबी होती है। कैसी होती है? लंबी होती है तंत्रिका कोशिका। और लाल रक्त कोशिका का आकार जो होता है वो उभयावतल होता है। उभयावतल, उभयावतल होता है। और श्वेत रक्त कोशिका जो है इसका आकार अमीबा के आकार का होता है। तो अमीबा के आकार का कौन सा हो जाएगा? तो श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर सी। पेशीय कोशिका जो होता है, यह पेशीय कोशिका जो है यह लंबा होता है। और पेशीय कोशिका जो है मायोसिन या एक्टिन का बना होता है। पेशीय कोशिका किसका बना होता है? तो मायोसिन और प्लस एक्टिन का बना होता है। तो अमीबा के आकार का कौन सा होता है? श्वेत रक्तकण यानी WBC। अब देख लेते हैं आरबीसी एवं WBC के बारे में। आरबीसी जो होता है, आरबीसी ये जो है O2 के परिवहन में सहायता करता है। O2 के परिवहन में सहायता करता है। और WBC जो है, WBC ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। यानी किसमें लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को तोड़ने का काम करता है यानी विघटित करने का काम करता है? तो यह होता है लार में, ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। छोटी आंत जो है इसमें भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन होता है। और बड़ी आंत जो है इसमें जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होता है किसमें? तो बड़ी आंत में होता है। आमाशय, आमाशय में देखिए HCl होता है। HCl एसिड होता है। HCl एसिड होता है जो क्या करता है? भोजन के पाचन में सहायता करता है। लिंगुअल लाइपेज जो है, यहाँ से लिंगुअल लाइपेज से जो है
लिंगुअल लाइपेज, यहाँ से जो है कौन सा एंजाइम निकलता है, तो यहाँ से टाइलिन एंजाइम निकलता है। कौन सा? टाइलिन एंजाइम निकलता है, जो कि किसका पाचन करता है, तो स्टार्च का पाचन करता है। तो मैंने बताया कि छोटी आंत से जो है किसका पाचन होता है, तो छोटी आंत से भोजन का पाचन होता है, और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, और आमाशय में HCl एसिड पाया जाता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। और ये लिंगुअल लाइपेज जो है, लिंगुअल लाइपेज में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो टाइलिन जो है वो किसका पाचन करता है, तो स्टार्च का पाचन करता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जटिल खाद्य पदार्थों यानी जटिल खाद्य पदार्थ डैश की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। यानी जटिल खाद्य पदार्थ जो है वो किसकी सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में टूट जाता है, यानी विघटित हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। तो देखिए एंजाइम जो है वो किसका पाचन करता है, ये भोजन का पाचन करता है। एंजाइम किसका पाचन करता है, तो भोजन का पाचन करता है। और हार्मोन्स जो होता है वो केमिकल मैसेंजर होता है। क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है। और कवक और जीवाणु ये दोनों जो है सबसे अधिक अपघटक का कार्य करता है। कवक एवं जीवाणु जो है सबसे अधिक अपघटक का कार्य करता है। तो इसमें प्रश्न में कह रहा है कि जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एंजाइम, एंजाइम की सहायता से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बहुमूर्तिदर्शी, इसका अंग्रेजी नाम हुआ कैलिडोस्कोप, बहुमूर्तिदर्शी किस अवधारणा पर आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुलित परावर्तन। यानी कैलिडोस्कोप जो है वो किस अवधारणा पर आधारित है, तो बहुलित परावर्तन पर आधारित है। आइए कैलिडोस्कोप के बारे में कुछ जान लेते हैं। कैलिडोस्कोप में 3 समतल दर्पण होते हैं। कितने समतल दर्पण होते हैं? 3 समतल दर्पण होते हैं, और तीनों जो है वो 60 डिग्री के एंगल पे रहता है। कैलिडोस्कोप 3 समतल दर्पण होते हैं, और प्रत्येक दर्पण जो है आपस में 60 डिग्री के एंगल पर रहता है, और इसमें एक ही चित्र के अनेक रंगीन चित्र देखने में प्रयोग किया जाता है। एक ही चित्र के अनेक रंगीन चित्र देखने में प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 दर्पण जो है, इसमें तीनों दर्पण बहुलित परावर्तन का काम करता है। कौन से परावर्तन का? तो बहुलित परावर्तन का काम करता है। तो कैलिडोस्कोप के बारे में हमने जाना कि इसमें 3 समतल दर्पण होते हैं और 60 डिग्री के एंगल पर रहता है, और एक ही चित्र के अनेक रंगीन चित्र को देखने में प्रयोग करते हैं। इसमें 3 दर्पण को बहुलित परावर्तन, 3 दर्पण जो लगे होते हैं वो बहुलित परावर्तन का काम करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुलित परावर्तन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यौगिक जो रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट या रुद्ध करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो यह ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक को बोला जाता है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। और प्रथम एंटीबायोटिक जो था वो कौन सा था? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। और इसका जो खोज किया था वो किसने किया था? पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और टीका जो है यह एंटीजन होता है। टीका क्या होता है? एंटीजन होता है। जो एंटीजन जो होता है वो शरीर इसके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। फॉस्फो, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक निकाय विश्रामावस्था में कहलाएगा यदि वह, ऑप्शन नंबर ए, समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है। ऑप्शन नंबर बी, दूसरे गतिशील निकाय के साथ समान गति से चलता है। ऑप्शन नंबर सी, समय के साथ धीरे धीरे चलता है।
ऑप्शन नंबर डी, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। तो वस्तु विराम में कब होगा? वस्तु विराम में कब होगा? वस्तु विराम में होगा कब? तो पहला हो जाएगा कि समय के साथ होगा, समय के साथ अन्य वस्तु की अपेक्षा स्थान में परिवर्तन नहीं करता है, स्थान में परिवर्तन नहीं करता है, यानी कि किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा स्थान में परिवर्तन नहीं करता है समय के साथ। तो इसको कह सकते हैं कि समय के साथ किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा स्थान में परिवर्तन नहीं करता है, तभी वह वस्तु विराम में हो सकता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम डैश है, यानी जाइलम एवं फ्लोएम क्या है? तो देखिए, जाइलम एवं फ्लोएम जो है वो पादप उत्तक है, और पादप उत्तक जो है कैसा उत्तक है? तो ये अस्थाई उत्तक है। पादप उत्तक जो है वो अस्थाई उत्तक है। और अस्थाई उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल उत्तक और एक होता है जटिल उत्तक। जटिल उत्तक भी दो प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम होता है और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम जो है ये जल का प्रवाह करता है। किसका प्रवाह करता है? तो जल का प्रवाह करता है। और फ्लोएम एक खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। किसका करता है? खाद्य पदार्थों का करता है। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन है कि जाइलम एवं फ्लोएम क्या है? तो जल का परिवहन करता है और खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, यानी यह एक जो है इसे कह सकते हैं चालन उत्तक है, मतलब गति करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तथा उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन के बुलबुले किसके समीप निर्मित होते हैं? दोनों सिरों के, धनात्मक सिरे के, किनारों के, ऋणात्मक सिरे के। तो देखिए, जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है, एक हो गया देखिए हमारा निगेटिव और एक हो गया पॉजिटिव। तो निगेटिव जो होता है ये कैथोड होता है, निगेटिव क्या होता है? कैथोड होता है। और ये पॉजिटिव जो होता है वो एनोड होता है। जब जल को विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रोड जो है वो पानी में रखा जाता है, उसमें से विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो देखिए H2O जो है वो टूटता है किसमें? तो 2H प्लस O2 माइनस में, O2 आयन में। ये जो है 2H जो है यानी हाइड्रोजन जो है वो जाएगा किस पे? तो ये जाएगा कैथोड पे। और O2 जो है, ऑक्सीजन जो है, ये जाएगा एनोड पर। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है तो ऑक्सीजन के बुलबुले किसके समीप निर्मित होंगे? तो किसके समीप निर्मित होता है? तो एनोड के समीप। ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन किसके समीप हो जाएगा? तो एनोड के। एनोड मतलब मैंने बताया कि एनोड कहा जाता है धनात्मक सिरे को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। धातु के शुद्धिकरण में धातु प्राप्त होता है किस पर? तो धातु के शुद्धिकरण में जो है वो धातु प्राप्त होगा हमें एनोड पर। किस पर? एनोड पर। और पॉजिटिव आयन जो है वो किस पे प्राप्त होगा? कैथोड पर। पॉजिटिव आयन कैथोड पर और निगेटिव आयन जो है वो एनोड पे प्राप्त होगा। देखिए, विद्युत अपघटन का नियम जो दिया था वो फैराडे ने दिया था। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? तो फैराडे ने दिया था। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप कोशिका में अंतरा कोशिक संयोजन जो है क्या कहलाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीव द्रव्य तंतु। जीव द्रव्य तंतु को कहा जाता है क्या? तो इसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्मिक फाइबर। इसे क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्मिक फाइबर। फाइबर इसमें दोस्तों प्रोटोप्लाज्मिक फाइबर जो है, इसमें कोलेन काइमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोलेन काइमा पाया जाता है। कोलेन काइमा पाया जाता है, जो काफी लचीला होता है, या काफी लचीला होता है। और टोनोप्लास्ट क्या है? तो टोनोप्लास्ट जो है वो एक एकल झिल्ली होता है, जो आवेशित होकर जीव द्रव्य को बाहर निकालने का काम करता है। मध्य पटलिका क्या है? तो इसे देख लेते हैं, पादप कोशिका ऊतक को देख लेते हैं। पादप कोशिका ऊतक में क्या क्या आता है? पादप कोशिका ऊतक जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है विभाज्योतक हो जाएगा, विभाज्योतक हो जाएगा, और एक जो होता है वो अस्थाई ऊतक होता है। अस्थाई ऊतक होता है। अस्थाई ऊतक जो होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है सरल ऊतक, एक होता है सरल ऊतक, और एक होता है जटिल ऊतक। जो मैंने पिछले प्रश्नों में चर्चा किया था इसके बारे में, कि अस्थाई ऊतक जो होता है दो प्रकार का होता है, एक सरल ऊतक और एक जटिल ऊतक। सरल ऊतक जो है यह तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है पैरेन काइमा, पैरेन काइमा होता है, और एक होता है कोलेन काइमा होता है, कोलेन काइमा होता है, और एक होता है स्क्लेरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा होता है। और जटिल ऊतक जो है यह भी दो प्रकार का होता है। वो मैंने बताया था कि एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम। तो दोस्तों पादप कोशिका ऊतक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विभाज्य ऊतक और दूसरा होता है अस्थाई ऊतक। अस्थाई ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है सरल ऊतक और एक होता है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक भी दो प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम और फ्लोएम। सरल ऊतक जो है तीन प्रकार का है, एक जिसे कहते हैं पैरेन काइमा, कोलेन काइमा और स्क्लेरेन काइमा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्णलेखिकी यानी क्रोमैटोग्राफी का उपयोग करते हुए निम्न मिश्रणों में कौन अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औषधियां, सम्मिलित रक्त नमूना। आइए देख लेते हैं क्रोमैटोग्राफी क्या होता है। क्रोमैटोग्राफी के बारे में देख लेते हैं। क्रोमैटोग्राफी के द्वारा मिश्रणों को अलग करते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो मिश्रणों को अलग किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी में अधिशोषण की प्रक्रिया अपनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? तो अधिशोषण की प्रक्रिया अपनाते हैं। सबसे ज्यादा इसका उपयोग जो है वो किस में किया जाता है? तो खाद्य उद्योगों में किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी का उपयोग सबसे ज्यादा किसमें किया जाता है? तो खाद्य उद्योगों में किया जाता है। समुद्री जल जो है इसको शुद्ध करने की विधि कौन सी होती है? तो आसवन विधि होती है। कौन सी विधि? आसवन विधि होती है। और दूध जो है, दूध कैसा कोलाइड है? तो यह एक पायस कोलाइड है। पायस कोलाइड है। और चीनी जो है, चीनी वो चीनी देखिए, चीनी जो है वो सुक्रोज है। चीनी क्या है? तो सुक्रोज है। इसे गन्ना शर्करा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गन्ना शर्करा कहा जाता है। तो इसमें कह रहा था कि वर्णलेखिकी यानी क्रोमैटोग्राफी का उपयोग करते हुए निम्न मिश्रणों में से कौन अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औषधियां, सम्मिलित रक्त नमूना। तो दोस्तों आज यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।